अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से आपको पिछले चंद घंटों से आप वो खबरें पढ़ ही रहे होंगे। मौलाना तारिक जमील साहब की तबीयत नासाज हुई यहाँ पे कनाडा में, और टोरंटो में वो इस वक्त एक हॉस्पिटल में है और वहाँ पे उनका इलाज जारी है। इतलात के मुताबिक जो मेरी बात हुई है उनके भाई से, जो कि खुद भी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और लाहौर में उनका बड़ा नाम है माशाल्लाह। वो इस सारी चीज़ों को समझते भी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, और उनके जो करीब उनके पास जो लोग हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो वो एक जो आर्टरी थी वो 100% ब्लॉक हो चुकी हुई थी, और उसके बाद फिर जब डॉक्टर्स ने फील किया कि ये तो मामला तो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, तो उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी गई है। रात को उनको तकलीफ़ हुई थी और फिर उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाया गया और उनको एडमिट कर लिया गया, और फिर उसकी उनकी एंजियोप्लास्टी जो हुई है, उसके बाद अब उनकी तबीयत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, स्टेबल हैं वो। लेकिन अभी बात नहीं वो कर रहे। मैंने कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मना किया कि अभी बात नहीं हो सकती। तो इसलिए आप लोग भी तसल्ली रखें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको अपडेट्स जैसे ही मिलेंगी मज़ीद उनसे बात करने की भी कोशिश करूँगा, और जैसे उनसे बात होगी तो उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूँगा। इन द मीन टाइम आपसे भी और जितने भी लोग उनके साथ मुतल्लिक़ हैं, उनसे भी गुजारिश है कि उनके लिए खुसूसी दुआ करें। पाकिस्तान का वो एक सरमाया है, पाकिस्तान का उनका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, और मेरे साथ ज़ाती तौर पे भी उनका एक बड़ा ब्रदराना ताल्लुक़ है, और एक अरसे से है, और बहुत ही मोहब्बत करते हैं, सबके साथ मोहब्बत करते हैं। मैं अभी भी जब पाकिस्तान में था तो मैं तुलंबा में उनके घर भी गया था, और वो हमेशा घर बुला के बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं, और हम जैसे लोगों की बहुत हमारी तो इतनी औकात नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और आपसे भी गुज़ारिश करता हूँ कि उनके लिए खुसूसी तौर पे दुआ करें। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जल्दी से जल्दी वो ठीक हों और अपने काम पे वापस आ जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, और अब ज़रा थोड़ी-सी दूसरी जो खबरें हैं, उनकी तरफ बात करते हैं, और ख़ास तौर पे मैंने ये देखा कि अ, ये जो एक खबर हमारे दोस्त और छोटे भाई जो हैं, मेजर आदिल राजा, उन्होंने बताई है, और उन्होंने ये कहा है कि 5,000 आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो रिज़ाइन देने वाले हैं। दे दिया है बल्कि। अब ये जो चीज़ थी इसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। वो इसलिए कि जैसे ही आप ये खबर सुनेंगे, तो आपको क्या फ़ील होगा? आपको ये फ़ील होगा कि पाकिस्तान आर्मी जो है, वो बहुत डिमोरलाइज़ हुई हुई है, जो कि हुई भी है, वो दुरुस्त बात है। और ये जो ख़ास तौर पे रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद जैसे ही हमने देखा कि मामलात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होने शुरू हुए इस हुकूमत से, उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों ने फ़ील करना शुरू किया। लोगों के अंदर एक बहुत ही बद-एतमादी अपनी अफ़वाज के हवाले से आ गई, ख़ास तौर पे फ़ौज जो हमारी आर्मी है उसके हवाले से। और जो पिछले जनरल थे, सिपहसालार हमारे, जिनको मैं जी बाजवा कहता हूँ, जनरल तो नहीं मैं कह सकता, उन्होंने जो कुछ किया और उसके बाद जो भी हुआ है, वो बहुत ही भयानक है। लेकिन इसके बावजूद जब आप ये सोचते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा इदारा है, जिसके साथ हमारा रोमांस है, जिसकी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान की हिफाज़त करना, और जिसको हम अपने दिलो-जान से ज़्यादा अज़ीज़ समझते हैं, उसके अंदर अगर इस तरह की डिमोरलाइज़्ड किस्म की खबरें आएँगी, तो आप एक आम आदमी का हाल सोच सकते हैं कि वो उसका क्या हाल होगा। तो इस लिहाज से अल्लाह करे कि ये बात गलत हो। मैं तो अभी भी ये सोचता हूँ कि अल्लाह करे कि ये बात गलत हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, तो डज़ एनीबॉडी केयर अबाउट इट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारी जो अफ़वाज है, उसके जो सिपहसालार इस वक़्त आए हैं, क्या वो इस बारे में कंसर्न्ड हैं कि उनकी फ़ौज के 5,000 ऑफ़िसर्स जो हैं वो रिज़ाइन दे दें? और अगर खुदा न ख़ास्ता ऐसा होता है और उनको जाने दिया जाता है, तो बाकी जो दूसरे ऑफ़िसर्स होंगे, उनको आप कैसे रोकेंगे, और उनका मोरल जो है, वो कहाँ पे जाके डिप करेगा और कितना डिप करेगा? तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल है। मेरी गुज़ारिश होगी हाफ़िज़ साहब से कि आप फ़ौरी तौर पर इसके ऊपर एक इजलास बुलाएँ अपने, बल्कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उसमें भी इसको डिस्कस करें कि ये इतनी डिमोरलाइज़ेशन क्यों हो रही है, और अगर उसकी वजूहात आपको समझ आ जाएँ, जो हमें तो समझ आई हुई हैं, अगर अल्लाह ताला आपको भी तौफ़ीक दे और आपको भी समझ आ जाएँ, तो उनका सद्दे-बाब करें। और जो पिछला बैगेज आपके ऊपर आ चुका हुआ है, वो जो बर्डन है, उसको अपने ऊपर से हटाएँ और डिस्कनेक्ट करें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि डिस्कनेक्ट करें उस आदमी से
جس نے آپ کو यहाँ तक पहुँचाया है। डिस्कनेक्ट करें उसकी पॉलिसी से जो यहाँ तक हमें लेके आई हैं। ना सिर्फ आपको लेके आई बल्कि पूरी कौम को लेके आई हैं। और इस वक़्त आप देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत है। हमारी महँगाई में आप देखें क्या सूरत-ए-हाल है। लोग जो हैं उनसे आटा नहीं खरीदा जा रहा है। डॉलर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। आपकी करेंसी जो है वो कहाँ पे चली गई हुई है। अफ़गानिस्तान की करेंसी आपसे बेहतर हो गया। बांग्लादेश की करेंसी आपसे डबल हो चुकी हुई है, बल्कि ट्रिपल हो चुकी हुई है। तो आप क्या कर रहे हैं? महँगाई अपने अरूज के ऊपर है इस वक़्त। तो ये इस तरह तो नहीं चलेगा। ये काम जो है आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू फिक्स इट। अगर आप नहीं फिक्स करेंगे तो फिर मामला जो है वो आपके हाथ से निकल जाएँगे। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो फिर मामला जो है वो बिल्कुल अजीब सी स्टेज पे चले जाएंगे। मैं उसकी उसकी उस सिनेरियो को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन जाहिर है कि जो एक डिमोरलाइज्ड ऑफिसर्स का एक पूरा पूल है, अगर वो इस तरह निकलेगा तो फिर क्या बनेगा। क्योंकि मेरी जब लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं जी कि हमें तो ठीक है, हमें तो उन्होंने जाने कुर्बान करने के लिए रखा हुआ है, हम हमारी जान और इनका माल। तो ये जो सूरत हाल है ना, वो कोई अच्छा मैसेज नीचे तक नहीं लेके जाती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर करें। और दूसरा ये है कि अभी हमने देखा कि कैप्टन फ़हद शहीद जो हैं, उनका जनाज़ा हुआ। उनकी जो जनाज़े की तस्वीर थी, उनको कंधा देते हुए जनाब हाफ़िज़ साहब ने और हमारे जो जॉइंट चीफ़ हैं, उन्होंने भी उनको कंधा दिया और उसकी तस्वीर को आपने बड़ा वायरल करवाया हर जगह पे। ठीक है, बहुत अच्छा किया। कैप्टन फ़हद ने अपनी जान, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है जो उसने कुर्बान करके हमारे मुल्क के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और उनके वालिद साहब को भी सलाम है जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कैप्टन या मेजर्स या दूसरे ऑफिसर्स के अलावा जब हमारे नीचे जो हमारे जो वो जवान्स हैं, जब वो जाने देते हैं, तो उनको आप कंधा क्यों नहीं जाके देते? आर दे चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड? क्या उनका उनका वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उन्होंने पाकिस्तान फौज की यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई? उनकी दफा आप जाके क्यों नहीं देते? आर्मी चीफ साहब से मेरी गुजारिश होगी कि जब कोई सिपाही या इस तरह का कोई लांस नायक या इस तरह का कोई भी जो जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, वो भी उनमें से भी कोई अपनी जान देता है, तो वो उसी तरह ही अजीज है हमें जिस तरह के बाकी हमारे ऑफिसर्स हैं वो अजीज है। तो ये मैं अक्सर ये फील करता हूँ कि जब कोई ऑफिसर अपनी जान देता है, कोई भी इस तरह का कोई आदमी, और जाहिर है कि हमारे लिए उनकी जो है जान है वो हमें बहुत अजीज है और हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन सबको बराबर रखें ना। उन्होंने भी अपनी जान दी, तो दूसरे जो जेसीओज वगैरह हैं, एनसीओज जो हैं, वो भी अपनी जानें दे के अगर कुर्बानी देते हैं, तो उनको भी एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और उनको भी हाईएस्ट लेवल पे वही रिगार्ड दिया जाना चाहिए जो कि हमारे ऑफिसर्स को मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी को भी चेंज करना चाहिए कि सिर्फ ऑफिसर्स के ही जनाजे जो हैं वो आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ जो है वो ना पढ़ें, बाकी जवानों के भी वो पढ़ा करेंगे। ये बड़ी ज़रूरी बात है। अब एक और खबर की तरफ आ जाते हैं, वो ये है कि बिलावल साहब जो है, कल वो बरसी थी मोहतरमा की। तो मैंने कल भी प्रोग्राम किया था और मैंने बताया था मोहतरमा के हवाले से भी। लेकिन उस बरसी के ऊपर तो उनको उनको ये बताना चाहिए था कि उनकी वालदा मोहतरमा को किसने कत्ल किया था। उनको ये बताना चाहिए था कि क्या साजिश हुई थी। और 15 साल हो चुके हुए हैं। वो साजिश का जो ताना बाना था वो कहाँ पे जाके टूटता था, कौन लोग थे, ये अभी तक इनकी हुकूमत भी है। अब ये खुद वजीर खारजा भी हैं। तो क्या ये अच्छा ना होता कि वो इस वक्त हमें ये बताते कि हमने बेनज़ीर के कातिल पकड़ लिए, या कम से कम हम उन तक पहुंच गए हैं और अब मेरा ख्याल है कि अगले साल तक हम उनको नैब कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो वो बजाय इसके कि ये बताते या अपनी कोई कारकर्दगी बताते, या ये बताते कि मैंने पिछले 7-8 माह में कितने दौरे किए हैं और इनके ऊपर 1 अरब 75 करोड़ रुपया खर्च हो चुका हुआ है, तो वो ये बता रहे थे कि इमरान खान ने अगर वो असेंबली में वापस ना आए तो उनको फिर निशाना बनाया जाएगा विंडिक्टिवनेस का, और वो बनाएंगे जिनको फिर हम रोक नहीं सकेंगे। यानी आप अंदाजा लगाएं कि वो धमकी ये दे रहे हैं और इशारा ये कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि वो जब उनको पकड़ेंगे और उनको निशाना बनाएंगे तो फिर हम रोक नहीं सकेंगे। तो इस तरह की धमकी देने का क्या फायदा बिलावल साहब? सबसे पहले तो ये है कि आपका भुट्टो के साथ तो ताल्लुक ऐसा सच है नहीं। मसलन तो आप इस वक्त जरदारी हैं, लेकिन आपने नाम साथ भुट्टो का भी रखा हुआ है क्योंकि वो बिकता है और वो आपने बेचना है। लेकिन खुदा के लिए आप एक गैरतमंद बेटे अगर होते तो आप हमें ये बताते कि जनाब मेरी वालदा को इन लोगों ने कत्ल किया था और अब हमने उनको पकड़ लिया है। ये सबसे बड़ी खबर होती
जो मैं सुनना चाहता था, लेकिन आपने नहीं किया। आपने इमरान को वहाँ पे सिंगल आउट किया और उसके खिलाफ आपने वहाँ पे तकरीर कर डाली। ठीक है, सियासी तकरीर करें आप, लेकिन आपकी जो आवाम है वहाँ पे सिंध की, उनका ये हक बनता है कि जिस औरत से, जिस लीडर से वो प्यार करते थे, उनके बारे में उनका बेटा उनको ये बताया कि जी हमने इंतकाम ले लिया है, हमने पकड़ लिए वो लोग। और ये जो है ना, ये मंत्रा के जी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ये हमें ना बेचें। आपको उन लोगों को पकड़ना है जिन लोगों ने आपकी वालदा को कत्ल किया था। ये हम आपको याद दिलाते रहेंगे जब तक हम हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा ज़रा बेहतर करें और वो बताएं जो हमें सुनना है। ये ना हमें बताएं कि इमरान को क्या करना चाहिए, वो अपना देख लेगा जो कुछ भी उसने करना है। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान ही के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, टीवी को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब जब ये बाढ़ तोड़ी जा रही थी अफगानिस्तान की, पहले तो उन्होंने लगाई, और मुझे याद है बड़े अच्छी तरीके से मेरी एक बड़े आला ऑफिसर से चंद साल पहले बात हुई, तो उन्होंने मुझे पूरा उसका नक्शा बताया, क्या क्या हम कर रहे हैं, कितना कितना पैसा उसके ऊपर लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, कितनी लंबी ये लाइन है और सब कुछ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उसको उखाड़ना शुरू कर दिया गया और विद इम्प्यूनिटी करना शुरू कर दिया गया। तो इमरान ने ये कहा है कि अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना कर रहे होते तो शायद ये दिन हमें ना देखना पड़ रहा होता, और ये बिल्कुल ठीक बात है। आप देख लें कि जब से ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हुई है और बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है, हमारे जो इदारे हैं उनका फोकस जो है वो सिर्फ इंटरनल लेवल पे एक विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल लीडर्स को बंद करना, उनको बरहना करना, उनकी उनकी बेइज्जती करना। जब ये बन गया है तो फिर आप देखें कि दहशत गर्दों ने भी देख लिया कि अब इनका ये फोकस नहीं है। उन्होंने आके ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। इस्लामाबाद तक को उन्होंने टारगेट कर लिया है। बलूचिस्तान में एक दिन में 9 धमाके हुए हैं। अब देखें फाटा में क्या हो रहा है। अब देखें कि बलूचिस्तान के इलाके जो हैं वहाँ पे कितने कितने ज़्यादा सीरियस मसाइल चल रहे हैं। और ये जो भी लोग शहीद हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 6 हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 9 हुए हैं, लेकिन वो भी तो अपनी माँ के बेटे थे ना। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नतीजा निकलता है जब आप अपना काम छोड़ के तो दूसरों की तरफ चले जाते हैं और आपका फोकस जो है वो बदल जाता है। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश होगी हाफिज साहब से कि आप इस मामले में थोड़ा सा एक्शन लें, और खुदा ना खास्ता अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर आपके लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ जी, फवाद चौधरी साहब के बारे में एक मैं उनका ट्वीट देख रहा था, जो उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने आर्मी चीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि आप उनको बदनाम ना करें। और ये उन्होंने कहा रऊफ क्लासरा साहब जो हमारे दोस्त हैं उनके ट्वीट के जवाब में, उनको टैग उन्होंने किया। और क्लासरा साहब ने ये कहा था कि आरिफ अलवी साहब जो हैं सदर पाकिस्तान, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से ये कहा है कि जो ऑडियोज का और ये जो गंदी ऑडियोज वगैरह आ रही हैं, इनका जो सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, इसको रोका जाए एंड प्लीज लुक इनटू इट। ये अल्फाज उन्होंने वहां पे यूज किए हैं। अब लुक इनटू इट का मतलब तो यही है कि आप अगर आपकी तरफ से हो रहा है तो उसको जरा रोकें, और अगर वैसे भी हो रहा है तो फिर उनको कहने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि उधर से ही हो रहा है। तो जो इंसिनुएशन जो बनती है वो तो यही बनती है। और रऊफ क्लासरा साहब ने इसके बारे में यही बात कही कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। और उसके बारे में फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आर्मी चीफ को बदनाम ना किया जाए और इस तरह की कोई बात नहीं हुई। भई आर्मी चीफ को बदनाम करने वाली बात नहीं है। आपको बदनाम किया जा रहा है, आपके लीडर को बदनाम किया जा रहा है, तो आप कहीं न कहीं से पूछेंगे ना कि जी ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? तो इसलिए इसका जवाब तो आना चाहिए कि ये ऑडियो और वीडियो फैक्ट्री जो है, ये टोटा फैक्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो क्यों है, कहाँ पे है, और उसको क्यों काम करने दिया जा रहा है, और उसका फोकस क्यों है ये? बजाय इसके कि वो बैरूनी दुश्मनों की जासूसी करती, बैरूनी दुश्मनों के पीछे उनके जाके अपने कमालात दिखाती, जो कि हम देखते हैं पिछले कई सालों से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कख नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपने लोगों की तबाही फेरी भी है। यानी आपका जो फोकस है वो सारे का सारा चेंज होके एक्सटर्नल से इंटरनल पे आ गया। इंटरनल विंग सारा, वो एक्सटर्नल विंग है ही नहीं, मेरे ख्याल है सिर्फ इंटरनल विंग ही है। तो यही नतीजा निकलेगा, यही नतीजा निकलेगा, दहशत गर्दी बढ़ेगी। अब आप ग्वादर में देख लें क्या हो रहा है, एक और पुलिसमैन को वहां पे उन्होंने मार दिया। वो हक दो मांग रहे हैं, हक तो कह रहे हैं कि दें हमें, अब लेकिन साथ साथ आपके लोगों को भी उड़ा रहे हैं वो। क्यों यहाँ तक नौबत आन पहुंची है कि वो इलाका जहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे सबसे ज्यादा चाइनीज लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो इलाका जो आपके हाथों से निकलता जा रहा है, क्या वजह है? ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर सोचा जाए और इसके ऊपर अमल किया जाए ताकि मामलात को ठीक किया जा सके।
आखिर में मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, और वो ये है, ये देखें कि ये जो है ना जी, ये एक ऐड है, ठीक है जी, ये मैंने बड़ा करके आपको दिखा दिया है। ये ऐड क्या है? ये मोहतरम परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी कैंपेन है, जो कि इंतखाबी मुहिम है, उसका हिस्सा है। ये अखबार में छपा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये खबरें अखबार है, उसके ऊपर छपा है, ये पिछले दो दिन पहले का अखबार है। और इसमें मैंने बड़ी गौर से, अमीक निगाह से मैंने कोशिश की कि मैं इसमें ढूंढूं कि कहीं पे मुझे तहरीक इंसाफ का नाम नज़र आ जाए। वो मुझे नज़र नहीं आया। ये सारे 200 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड का इजरा हुआ है। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी टैलेंट हंट कैंपेन है, और ये सब जगहों पे है। लेकिन इसमें कहीं भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड तो है, हुकूमत पंजाब भी है, लेकिन तहरीक इंसाफ का कहीं नाम नहीं है। और जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है कि हम अपनी शक्लें नहीं दिखाएंगे, उसकी भी ये खिलाफ वर्जी है। मोहतरम परवेज़ इलाही साहब हमें बहुत अजीज़ हैं, उनके, और बड़े स्मार्ट आदमी हैं, शक्ल से भी बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन इश्तिहारात में जो पॉलिसी है, मेरा ख्याल है कि उसको फॉलो किया जाना चाहिए, और उसको देखा जाना चाहिए कि ये हम क्यों इस तरह कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि इसमें पीटीआई की जो लोकल लेवल गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ लोग हैं, उनको ये टेकअप करना चाहिए इमरान खान साहब के साथ कि हमारी पॉलिसी एक्चुअली है क्या। आपकी शक्ल तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन वज़ीर आला साहब अपनी शक्ल बार बार दिखा रहे हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह बातचीत जारी रहेगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी, और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उस तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। पुरदम बतौमाया ख़ेशरा, तू दानी हिसाब कम व बेशरा। मुझे इस तरह को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह।